जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त इन्वेस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एचएलएच अकेडमी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए सुखविंदर सिन्हा, बी राजेंद्र सिंह, सी सुरेश कटियार और डी रंजीत सिंह रिसाले। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में रंजीत सिंह रिसाले को विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। दोस्तों, रंजीत सिंह रिसाले ग्लोबल टीचर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय शिक्षक थे। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि यह कहाँ के हैं। तो आपको यह भी मैं बता दूं कि यह महाराष्ट्र से हैं और इनको 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया था, जिसके तहत इनको 7 करोड़ रुपए की राशि भी दी गई थी। तो आपको यह भी याद रखना है। और यह पहले भारतीय बने थे जिन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया था। कौन? रंजीत सिंह रिसाले। अब इनको वर्तमान में विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्हें विश्व बैंक ने दिसंबर 2024 तक अपना सलाहकार नियुक्त किया है। तो इनकी नियुक्ति कब तक के लिए की गई है? दिसंबर 2024 तक के लिए की गई है। दोस्तों, विश्व बैंक ने हाल ही में ग्लोबल कोच प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह सेवाकालीन शिक्षक पेशेवर विकास कार्यक्रमों और प्रणालियों में सुधार करने में, देशों की मदद करने, सीखने में तेजी लाने पर केंद्रित एक नई पहल है। तो दोस्तों, विश्व बैंक ने कौन सी पहल है, क्या कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? आपको याद रखना है सेवाकालीन शिक्षक पेशेवर विकास कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, टीपीडी। और इन्होंने किसको शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो रंजीत सिंह रिसाले को, जो कि पहले भारतीय हैं जिन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया। ग्लोबल टीचर अवार्ड रंजीत सिंह रिसाले को कब दिया गया? 2020 में दिया गया है। कितनी राशि दी गई? तो 7 करोड़ रुपए राशि दी गई है इनको, मतलब प्राइज में दिया गया है। और यह किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, भारत यूएनजीए के अध्यक्ष के चुनाव में किस देश के लिए मतदान करेगा? आपके ऑप्शन हैं ए सिंगापुर, बी मालदीव, सी इजराइल और डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों याद रखें कि भारत यूएनजीए के अध्यक्ष के चुनाव में मालदीव के लिए मतदान करेगा। दोस्तों, भारत 7 जून को होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के अध्यक्ष के चुनाव में मालदीव के समर्थन में मतदान करेगा। प्रेसिडेंसी सालाना 5 भौगोलिक समूहों के बीच घूमती है। तो दोस्तों, प्रेसिडेंसी 5 भौगोलिक समूह कौन कौन से आपको याद रखना है? अफ्रीकी, एशिया प्रशांत, पूर्वी यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्य। इसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं है, तो आप याद रखें। यहाँ से आपको 5 भौगोलिक में कौन शामिल नहीं है दिया जा सकता है और एक ऑप्शन कोई सा ऑस्ट्रेलिया डाल दिया जाए। तो आपको याद रखना है उस क्वेश्चन में कि ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है। इसमें 5 भौगोलिक समूह कौन कौन से हैं? अफ्रीकी, एशिया प्रशांत, पूर्वी यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्य। तो दोस्तों आगे देखें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य कभी भी यूएनजीए अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों, जो स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, उनको कभी अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते हैं। जो कि अस्थायी सदस्य हैं वही यूएनजीए के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। यह लाइन बहुत अच्छे से याद रखें। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों याद रखना कि भारत की विजया लक्ष्मी पंडित ने 1953 में यूएनजीए के 8वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। तो सबसे पहले तो यह याद रखें कि विजया लक्ष्मी पंडित कब यूएनजीए की अध्यक्ष बनी? 1953 में बनी। और कौन सी अध्यक्ष थी? तो वह 8वीं अध्यक्ष थी यूएनजीए की। वह यूएनजीए की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनजीए की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि भारत से थी। और कब बनी है? 1953 में। और कौन सी? 8वीं अध्यक्ष थी। वर्तमान में अगर भारत किसके पक्ष में मतदान करने वाला है अध्यक्ष पद के लिए, तो मालदीव के पद में पक्ष में मतदान करेगा भारत। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को अफ्रीकी संघ से निलंबित कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए माली, बी तंजानिया, सी युगांडा और डी नाइजीरिया। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में माली देश को अफ्रीकी संघ से निलंबित कर दिया गया है। अफ्रीकी संघ ने माली में पिछले हफ्ते हुए सैन्य तख्तापलट के बाद कार्रवाई करते हुए संघ से उसकी सदस्यता निलंबित कर दी है और लोकतांत्रिक सरकार की बहाली न होने पर उस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। तो दोस्तों याद रखें कि माली में अभी सैन्य तख्तापलट हो गया है पिछले हफ्ते, उसी की वजह से इसकी सदस्यता
निलंबित की गई है। अब इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम्स में कि हाल ही में किस देश में सैन्य तख्तापलट हुआ है। तो सबसे पहले हमने देखा था म्यांमार में और अब देख रहे हैं माली में। ठीक है दोस्तों, अब माली के बारे में आपको बताएं तो माली पश्चिमी अफ्रीकी में एक लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक देश क्या होता है दोस्तों? जिसकी चारों तरफ से सिर्फ स्थलीय सीमा हो, किसी से भी जलीय सीमा ना लगे। माली की राजधानी बमाको है। और दोस्तों समझेंगे कि अफ्रीकी संघ क्या है, तो अफ्रीकी संघ के बारे में समझें कि यह एक महाद्वीपीय संघ है जिसमें अफ्रीका के 55 देश शामिल हैं। तो दोस्तों यह कैसा संघ है? महाद्वीपीय संघ है जिसमें 55 देश शामिल हैं अफ्रीका के। 2017 में एयू ने मोरक्को को एक सदस्य राज्य के रूप में स्वीकार किया। तो आखिरी सदस्य कौन सा बना था इनमें? मोरक्को बना था। एयू का मतलब अफ्रीका यूनियन होगा दोस्तों। तो इसमें अफ्रीका संघ में सबसे नया सदस्य देखे तो 2017 में मोरक्को जुड़ा था। एयू की घोषणा 1999 में सिरते लीबिया में सिरते घोषणा में की गई थी। तो इसकी घोषणा कब की गई है? लीबिया में सिरते घोषणा के तहत 1999 में एयू की घोषणा की गई थी। एयू की स्थापना 2001 में इथियोपिया के अदिस अबाबा में हुई थी तथा इसे 2002 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में लॉन्च किया गया था। दोस्तों तीनों साल याद रखें, 1999 में घोषणा होती है, स्थापना 2001 में होती है और 2002 में इसको लॉन्च किया जाता है। एयू के सचिवालय अफ्रीकी संघ आयोग अदिस अबाबा में आधारित है। तो अगर आपसे पूछा जाए अफ्रीकी संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ स्थित है, तो अदिस अबाबा में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव के तहत औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्य प्रवाह शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए यूके, बी रूस, सी अमेरिका और डी जापान। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में भारत और यूके ने स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव के तहत औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्य प्रवाह शुरू किया है। दोस्तों यह UNIDO संयुक्त राष्ट्र विकास औद्योगिक संगठन द्वारा समन्वित है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, यह पूरा जो IDDI है मतलब औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव, यह किसके द्वारा समन्वित है? तो यह UNIDO मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास औद्योगिक संगठन द्वारा समन्वित है। इससे चल रही 12वीं CEM, तो CEM का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? और स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय, तो 12th है जो यह स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक में लॉन्च किया गया था, जिसे वस्तुतः चिली द्वारा होस्ट किया गया था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 12वीं CEM बैठक कहाँ किसके द्वारा होस्ट की गई, तो चिली द्वारा होस्ट की गई, और जहां पर यह औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। देखते हैं का अब समझेंगे दोस्तों हम कि CEM क्या होता है, मतलब स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो दिसंबर 2009 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन में COP कोपेनहेगन में यह स्थापित किया गया था। दोस्तों कब स्थापित किया गया? दिसंबर 2009 में। कहाँ पर? कोपेनहेगन में। और किस लिए? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन में COP कोपेनहेगन में स्थापित किया गया था। दोस्तों इसके उद्देश्य क्या हैं? तो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। पहला उद्देश्य सीखे गए पाठों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में संक्रमण को प्रोत्साहित करने के लिए। तो दोस्तों इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाले नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने। दूसरा है सीखे गए पाठों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए। और तीसरा है एक वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में संक्रमण को प्रोत्साहित करने के लिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, ममता बनर्जी ने TMC पार्टी में किसे राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन हैं ए कुणाल घोष, बी सायोनी घोष, सी अभिषेक बनर्जी और डी दिनेश त्रिवेदी। तो दोस्तों याद रखें कि ममता बनर्जी ने TMC पार्टी में हाल ही में अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। ममता बनर्जी ने TMC पार्टी में संगठनात्मक बदलाव करते हुए पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है, जबकि कुणाल घोष को स्टेट जनरल सेक्रेटरी और बंगाली अभिनेत्री सायोनी घोष को पार्टी के यूथ विंग
की कमान सौंपी है। दोस्तों नजर डालें टीएमसी पार्टी की तरफ, तो टीएमसी पार्टी की संस्थापक ममता बनर्जी हैं, साथ ही इसकी नेता भी ममता बनर्जी हैं। टीएमसी पार्टी का गठन 1 जनवरी 1998 में हुआ था। इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे ने किस वर्ष तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है? आपके ऑप्शन है ए 2022, बी 2023, सी 2024 और डी 2025। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में रेलवे ने 2023 वर्ष तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है। दोस्तों हाल ही में रेलवे ने घोषणा की है कि दिसंबर 2023 तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज बीजी रूट तैयार करने की योजना बनाई गई है। इस वर्ष तक ब्रॉड गेज रूट पर 100% इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने लगेंगी, जबकि वर्ष 2030 तक देश भर में रेल से जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा। तो दोस्तों रेल से जीरो कार्बन उत्सर्जन का भारतीय रेलवे ने कब तक का लक्ष्य रखा है? 2030 तक का, जबकि 2023 तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने का लक्ष्य रखा है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस के 193 देशों के द्वारा अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताज़ा रैंक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन है ए 112वें स्थान पर, बी 114वें स्थान पर, सी 117वें स्थान पर और डी 121वें स्थान पर। तो दोस्तों याद रखें कि यूनाइटेड नेशंस के 193 देशों के द्वारा अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताज़ा रैंकिंग में भारत 117वें स्थान पर रहा है। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के 113 देशों के द्वारा अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताज़ा रैंक में भारत 117वें स्थान पर रहा है, जबकि भारत पिछली बार से 2 स्थान नीचे आ गया। वर्ष 2015 में इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की यूएन के सदस्य देशों ने स्वीकार किया था। तो इसको सदस्य देशों ने कब स्वीकार किया है दोस्तों? 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। अब यहाँ से एक पॉइंट याद रखें दोस्तों कि भारत की तरफ से सबसे खराब प्रदर्शन 2 राज्यों का अगर माना जा रहा है तो कौन से वो 2 राज्य? बिहार और झारखंड ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है इन 17 डेवलपमेंट इशूज़ में, और साथ में सबसे अच्छा प्रदर्शन तो केरल, हिमाचल प्रदेश का माना जा रहा है दोस्तों। अब आप यहाँ पर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट की लिस्ट भी देख रहे होंगे, तो आप चाहें तो इनको भी डीपली पढ़ सकते हैं। हम आपका ज़्यादा समय इसको नहीं लेंगे इसको एक्सप्लेन करने में। तो देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, विद्युत मंत्रालय की किस विद्युत कंपनी ने हाल ही में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ ई मोबिलिटी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है ए टाटा लिमिटेड, बी रिलायंस लिमिटेड, सी जियो लिमिटेड और डी एनएचपीसी लिमिटेड। तो दोस्तों याद रखें विद्युत मंत्रालय की एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी ने हाल ही में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ ई मोबिलिटी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। विद्युत मंत्रालय की विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ 25 इलेक्ट्रिक वाहनों की लीज पर देने और स्थापना के लिए ई मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों कितने वाहनों को लीज पर देने और स्थापना के लिए दिए गए हैं? 25 इलेक्ट्रिक वाहनों को लीज पर देने और स्थापना के लिए। अब नजर डालेंगे हम एनएचपीसी की तरफ, तो यह पूर्णतः सरकारी कंपनी है जिसका मुख्यालय फरीदाबाद में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। दोनों चीज़ें याद रखें दोस्तों, एनएचपीसी की लिमिटेड की स्थापना 1975 तथा मुख्यालय फरीदाबाद में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, एनएमपीबी और किसने हाल ही में भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी CSIR, NBRI और डी BCCI। तो दोस्तों याद रखें कि एनएमपीबी और CSIR, NBRI ने हाल ही में भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान मतलब CSIR, NBRI और राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड NBRI मतलब राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने हाल ही में भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस किस ने किए हैं? राष्ट्रपति वनस्पति अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रपति औषधीय पादप बोर्ड द्वारा आपस में
हस्ताक्षर किए गए हैं औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस टीयर एडमिरल ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव का पदभार संभाला है? आपके ऑप्शंस है, ए संजय कुमार मेहता, बी कपिल मोहन धीर, सी जितेंद्र मेहता सिंह और डी संजय कुमार बंगाल जैस। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में कपिल मोहन धीर जो कि डीआर एडमिरल हैं ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव का पदभार संभाला है। रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर ने हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव का पदभार संभाला है। वे असाइनमेंट पर आने वाले पहले सशस्त्र बल अधिकारी हैं। तो याद रखें कि पहले सशस्त्र बल अधिकारी जो असाइनमेंट पर आए हैं कि उनका नाम क्या है? कपिल मोहन धीर। टीयर एडमिरल कपिल मोहन धीर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे के पूर्व छात्र हैं। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।